everyone, this is Nikita Vaidya, and in this video we are going to do a question on transfer pricing where there are different demand levels, right? So the two manufacturing divisions of a company are organized on profit center basis, राइट दो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है कंपनी के जो किस बेसिस पे ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉफिट सेंटर बेसिस। मतलब दोनों ही डिविजन्स को ऑटोनॉमी है अपने अपने डिसीजंस लेने की और दोनों का परफॉर्मेंस अलग अलग इवेल्युएट होता है। डिवीजन एक्स इज द ओनली सोर्स ऑफ कंपोनेंट रिक्वायर्ड बाय डिवीजन वाई फॉर देयर प्रोडक्ट पी। मतलब डिवीजन वाई सिर्फ डिवीजन एक्स से ले सकती है कंपोनेंट्स उनके प्रोडक्ट पी के लिए, कोई भी सब्स्टिट्यूट बाहर से नहीं मिलता है उनको, ठीक है। Each unit of P requires 1 unit of the said component. As the demand of the product is not steady, orders for increased quantity can be obtained by manipulating prices. हर एक यूनिट P को क्या लगता है, एक यूनिट कंपोनेंट लगता है जो X से मिलेगा, और जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस भी मैनिपुलेट होता है, ठीक है। डिमांड स्टडी नहीं है, वाई की डिमांड स्टडी नहीं, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस मैनिपुलेट होगा। द मैनेजर ऑफ डिवीजन वाई हैज गिवन द फॉलोइंग फोरकास्ट। वाई के मैनेजर ने फोरकास्ट दिया, सेल्स पर डे 5000, तो एवरेज प्राइस पर यूनिट ऑफ पी कितना, 393.75, जब 10,000 तो 298.50। जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है प्राइस क्या हो रहा है, पी का कम होता जा रहा है, राइट। नाउ द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम डिवीजन एक्स of P in division Y is 14,06,250 on first 5,000 units and rupees 56.25 per unit in excess of 5,000 units। मतलब अगर आप कंपोनेंट जो हम X से ले रहे हैं उसका प्राइस छोड़ दें तो Y का क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 14 लाख, P का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट Y में 6,250, ठीक है, फर्स्ट 5,000 यूनिट्स तक। और जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेगी तो हर एक यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5,000 के अबो कितना रहेगा, 56.25 रुपीज़। मतलब 5,000 तक 14,06,250। अब इसके ऊपर जितनी यूनिट बढ़ती है हर एक यूनिट का 56.25 रुपीज़ क्या बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये पी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस में, वाई में, ठीक है। इसमें कंपोनेंट फ्रॉम एक्स नहीं लिया गया है। डिवीजन एक्स इनकर्स अ टोटल कॉस्ट ऑफ 5,62,500 per day for an output up to 5,000 components, and total cost will increase by 3,37,500 per day for every additional 5,000 components manufactured। मतलब क्या कि अगर 5,000 कंपोनेंट तक मैन्युफैक्चर करना है कंपोनेंट तो 5,62,500 लगेगा एक्स में। डिवीजन एक्स में जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर रहा है अगर 5,000 तक करेगा तो क्या लगेगा कॉस्ट, 5,62,500, और उसके ऊपर हर 5,000 कंपोनेंट को लगेंगे 3,37,500 रुपीज़, ठीक है। द मैनेजर ऑफ डिवीजन एक्स हैज सेट द ट्रांसफर प्राइस फॉर द कंपोनेंट एट ₹90 पर यूनिट टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ इस डिवीजन। देखिए बाहर डिमांड बदलती जा रही है तो वाई जो डिवीजन है वो तो प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो फ्लक्चुएट करेगा डिमांड के हिसाब से, लेकिन एक्स ने अपनी प्राइस सेट करके रखी है, वो प्राइस कितनी है, ₹90 पर यूनिट, राइट। नाउ आपको पूरा सिनेरियो समझा। एक्स और वाई दो प्रॉफिट सेंटर है, वाई प्रोडक्ट पी बनाता है और उसके पास एक ही ऑप्शन है कि डिवीजन एक्स से वो कंपोनेंट ले प्रोडक्ट पी के लिए, राइट। नाउ पी के डिमांड फ्लक्चुएटिंग है, जैसे जैसे डिमांड बदलती है सेलिंग प्राइस भी बदलता है, राइट। और पी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्सेप्ट दैट कंपोनेंट फ्रॉम एक्स कितना है, 14,06,250 फर्स्ट 5,000 कंपोनेंट्स के लिए, और अबव दैट हर एक यूनिट के लिए क्या 56.25 पर यूनिट बढ़ेगा उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अभी वाई एक्स के बारे में जब बात करें तो टोटल कॉस्ट लगेगा एक्स को 5,62,500 फर्स्ट 5,000 कंपोनेंट के लिए, और हर 5,000 कंपोनेंट के इंक्रीज पे 3,37,500 पर डे का टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगा।
और x जो है y को ट्रांसफर प्राइस कितना ₹90। भले ही y की सेलिंग प्राइस बदलती जाएगी लेकिन x की ट्रांसफर प्राइस रहेगी ₹90। ये सिनेरियो समझा। अभी रिक्वायर्ड प्रिपेयर्ड डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट फॉर डिवीजन x एंड y सेपरेटली। आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है डिवीजन x का और डिवीजन y का सेपरेटली। फिर फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी एज अ होल एट द आउटपुट लेवल वेयर डिवीजन x नेट प्रॉफिट इज मैक्सिमम और डिवीजन y नेट प्रॉफिट इज मैक्सिमम। देखिए आपको डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। आपने देखा कि डिमांड बदलती जा रही है, राइट? तो हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे आपको क्या बनाना है? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एक्स का भी और वाई का भी। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि जिस लेवल ऑफ आउटपुट पे, ठीक है, एक्स का नेट प्रॉफिट मैक्सिमम है, आपने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाया एक्स और वाई का हर लेवल ऑफ आउटपुट पे, तो जिस लेवल ऑफ आउटपुट पे एक्स का प्रॉफिट मैक्सिमम है उस पे प्रॉफिटेबिलिटी निकालो और जिस लेवल ऑफ आउटपुट पे वाई का प्रॉफिट मैक्सिमम है उस पे प्रॉफिटेबिलिटी निकालो टोटल कंपनी का, राइट? नाउ find out at what level of output the company will earn maximum profit if the company is not organized on profit center basis। अगर कंपनी प्रॉफिट सेंटर बेसिस पे ऑर्गेनाइज नहीं है तो कौन से लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा? अगर कंपनी प्रॉफिट सेंटर बेसिस पे ऑर्गेनाइज नहीं है तो ये ट्रांसफर प्राइस सीन में आएगा ही नहीं, राइट? डायरेक्ट दोनों डिवीजन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगी और सेल होगा, ट्रांसफर प्राइस का सीन आएगा ही नहीं, राइट? अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन एक्स, मतलब आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो डिवीजन एक्स में क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगी? कुछ नहीं, टोटल कंपोनेंट की कॉस्ट लग रही है और ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस में से कंपोनेंट की कॉस्ट माइनस कर दी तो प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा, ठीक है? ये हर लेवल ऑफ आउटपुट पे करना है। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स या फिर लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है? उसके बाद ट्रांसफर प्राइस, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट और प्रॉफिट या लॉस। बेसिकली ट्रांसफर प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, ठीक है? अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट रहेंगे, 5,000, 10,000, 15, 20, 25, 30, राइट? ठीक है, अभी क्या है? ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस तो ₹90 पर यूनिट ऑफ कंपोनेंट है, तो 5,000 इंटू 90, 5,000 इंटू 90 कितना? 4,50,000। फिर 10,000 इंटू 90, 9 लाख। 15,000 इंटू 90, 13,50,000। 20,000 into 90, 18 lakh। 25,000 into 90, 22,50,000। 30,000 into 90, 27 lakh, ठीक है? ये हो गया। अभी आपको क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट। तो इसके बारे में क्या बोला? कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की फर्स्ट 5,000 कंपोनेंट पे 5,62,500 और उसके बाद हर 5,000 इंक्रीज पे 3,37,500 ऐड होगा उस पे, ठीक है? सो फर्स्ट 5,000 पे 5,62,500, अभी उसमें क्या ऐड होगा? 1,62,500 प्लस 3,37,500, तो कितना आएगा? 9 लाख, राइट? उस पे फिर 3,37,500 ऐड होगा, मतलब 9 लाख प्लस 3,37,500। ये क्यों ऐड होगा मैम? देखिए आप कि
5,000 कंपोनेंट बन रहे थे तो 5,62,500, उस पे 5,000 और इंक्रीज हो गए तो 3,37,500 और ऐड कर दिया, 5,000 और इंक्रीज हो गए तो 3,37,500 और ऐड कर दिया, फिर अभी 5,000 और इंक्रीज हो गए तो 12,37,500 प्लस 3,37,500 विच इज 15,775, ठीक है। फिर वैसे ही 3,37,500 और ऐड कर देंगे, फिर यहाँ 3,37,000, हर 5,000 इंक्रीज पे 3,37,500 का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगा, ठीक है, इंक्रीज होगा उतना। सो नाउ हियर 5,62,500, 4,50,000 माइनस 5,62,500, मतलब लॉस होगा 1,12,500 का। फिर 9 लाख माइनस 9 लाख मतलब 0, no profit no loss. Then 13,50,000 minus 12,37,500 which is 1,12,500 profit, ठीक है। Then 18 lakh minus 15,75,000, 2,25,000 का profit. Then 22,50,000 minus 19,12,500 मतलब 3,37,500 का प्रॉफिट। देन 27 लाख माइनस 22,50,000 मतलब 4,50,000 का प्रॉफिट। तो टोटल देखिए, आप क्या देखे, अभी ये क्या हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट हो गया ईच लेवल ऑफ आउटपुट पे। जब 5,000 आउटपुट रहेगा तब क्या लॉस आएगा, जब 10,000 आउटपुट रहेगा तब क्या नील रहेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। 15,000 आउटपुट रहेगा तब 1,12,500 प्रॉफिट रहेगा। ऐसा करके हर लेवल ऑफ आउटपुट पे आपने क्या निकाल दिया, प्रॉफिट या लॉस निकाल दिया, ठीक है। यही आपसे पूछा था प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। ये क्या हो गया, डिवीजन एक्स का। अभी डिवीजन वाई का पीछे बनाते हैं क्योंकि एक पेज पे बन नहीं पाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन वाई। अब इसमें देखिए क्या क्या आएगा। एक तो रेवेन्यू आएगा, क्योंकि जो सेल किया उसका रेवेन्यू, वो उसमें से माइनस कौन कौन से कॉस्ट करेंगे, कंपोनेंट कॉस्ट। कौन सा कंपोनेंट कॉस्ट, जो ट्रांसफर प्राइस पे आपने खरीदा, ठीक है। आपने ये जो ट्रांसफर प्राइस निकाली डिवीजन एक्स की, ठीक है, ये जो ट्रांसफर प्राइस निकाली डिवीजन एक्स की, ये ट्रांसफर कर रहा है डिवीजन एक्स डिवीजन वाई को। तो डिवीजन एक्स के लिए तो रेवेन्यू है, लेकिन डिवीजन वाई के लिए वो क्या हो गई, कॉस्ट हो गई, कंपोनेंट की कॉस्ट हो गई। उसके अलावा कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो कंपोनेंट प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टोटल कॉस्ट, और उसको आपने सेल्स रेवेन्यू से माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, प्रॉफिट या लॉस, राइट। सो बेसिकली बेसिकली क्या बनेगा, लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। इसके अलावा सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, कंपोनेंट कॉस्ट। ये जो ट्रांसफर प्राइस है एक्स की, वो हमारी कंपोनेंट कॉस्ट हो गई। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो इस डिवीजन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक है। देन प्रॉफिट या लॉस। तो बेसिकली क्या होने वाला है, जो सेल्स रेवेन्यू है उसमें से अगर आप माइनस करेंगे, सेल्स रेवेन्यू में से माइनस करेंगे कंपोनेंट कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, राइट। लेवल ऑफ आउटपुट 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, राइट। अभी सेल्स रेवेन्यू, देखिए 5,000 इंटू एवरेज प्राइस पर यूनिट ऑफ पी, रेवेन्यू कितना आएगा, 5,000 इंटू 393.75। वैसे ही जब 10,000 लेवल ऑफ आउटपुट पे रेवेन्यू निकालना है तो 10,000 इंटू 298.50, राइट। सो
बेसिकली उसको इंटू करके आंसर्स आएंगे 19,68,750। ये आप एवरेज प्राइस ऑफ पी इंटू लेवल ऑफ आउटपुट करते जा रहे हैं, तो ये आंसर आएगा। आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। राइट नाउ कंपोनेंट कॉस्ट कौन सा रहेगा? जो यहाँ पे हमारा ट्रांसफर प्राइस कॉस्ट रहा है, सॉरी ट्रांसफर प्राइस कॉस्ट बोल दिया। जो एक्स ने वाई को जब ट्रांसफर किया तो मेरे लिए रेवेन्यू है, मेरे लिए ट्रांसफर प्राइस है, लेकिन वो वाई के लिए तो कंपोनेंट का कॉस्ट हो गया। तो यही वाली फिगर्स डायरेक्टली लिख देंगे, आपको इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। जो एक्स के लिए ट्रांसफर प्राइस है वो वाई के लिए क्या है? कंपोनेंट कॉस्ट है। राइट, सो 4,50,000, 9,00,000, 13,50,000, 18,00,000, 22,50,000, 27,00,000। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? आपको बोला है कि स्टार्टिंग की जो 5,000 यूनिट्स है, राइट, स्टार्टिंग की जो 5,000 यूनिट्स है उसके लिए क्या रहेगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहेगा 14,06,250, राइट। और उसके बाद हर एक यूनिट इंक्रीज करने के लिए 56.25 रुपीज का क्या लग जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग जाएगा, राइट। सो फर्स्ट 5,000 यूनिट्स के लिए तो 14,06,250। फिर उसके आगे की 5,000 मतलब 5,000 इंटू कितना लगेगा हर एक यूनिट पे? एक मिनट, 56.25 रुपीज, राइट। सो 5,000 इंटू 56.25 to 56.25 plus 14,06,250, that is 16,87,500। ये कैसे किया आपको समझ में आया? फर्स्ट 5,000 में तो 14,06,250 लगना ही है, प्लस अगले 5,000 में हर एक यूनिट का 56.25 रुपीज, ऐसे, राइट। तो अब आगे क्या होगा कि ये 15,000 है, तो 10,000 का तो क्या हो गया? 16,87,500। उसके आगे के 5,000 का क्या होगा? 56.25 इंटू 5,000 प्लस 16,87,500। समझ रहा है आपको कि मैं क्या कर रही हूँ? बेसिकली आपको 5,000 इंटू 56.25 ऐड करना है पिछले वाले लेवल पे, ठीक है। ऐसा करते जाएंगे तो आएगा राइट। नाउ प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो सेल्स रिवेन्यू में से कंपोनेंट कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। 19,16,750 माइनस 4,50,000 माइनस 14,06,250, राइट। तो ये हो जाएगा 1,12,500। देन सेकेंड मतलब 10,000 लेवल ऑफ आउटपुट पे 29,85,000 माइनस 9,00,000 माइनस 16,87,500, मतलब 3,97,500। Then 37,12,500 minus 13,50,000 minus 19,68,750, मतलब 3,93,750. Same, this minus this minus this, 1,20,000. Then 45 lakh minus 22,50,000 minus 25,31,250, 2,81,250, ये लॉस है। देन 45,22,500 माइनस 27 lakh माइनस 28,12,500, विच इज 9,90,000 लॉस,
ठीक है। अब आपने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट निकाल लिया, ठीक है, दोनों का, डिवीजन एक्स का भी और डिवीजन वाई का भी। यही पूछा था आपने, ईच लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, ठीक है, डिवीजन एक्स का भी और डिवीजन वाई का भी, ये आपने निकाल लिया। फिर क्या बोल रहा है वो कि जहां पे एक्स का नेट प्रॉफिट मैक्सिमम है वहां पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी निकालना है। जैसे आप देखिए कि एक्स का नेट प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ है, ये तो लॉस है, प्रॉफिट है, लेकिन एक्स का नेट प्रॉफिट मैक्सिमम है एट लेवल 30,000। तो 30,000 लेवल पे आपको टोटल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी यानी एक्स का प्रॉफिट प्लस वाई का प्रॉफिट निकालना है। और दूसरा आपसे पूछा है कि जहां वाई का प्रॉफिट मैक्सिमम हो वहां पे आपको ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है, यानी एक्स का प्रॉफिट प्लस वाई का प्रॉफिट। यानी पहले तो 30,000 लेवल ऑफ आउटपुट पे और दूसरा वाई का प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमम है, 10,000 level of output पे, right? So at total profitability at x maximum net profit, level of output कितना है 10,000, so net profit of डिवीजन एक्स, लेवल ऑफ आउटपुट कितना है 30,000, 30,000 पे एक्स का नेट प्रॉफिट 4,50,000 एंड नेट प्रॉफिट ऑफ डिवीजन वाई, लेवल ऑफ आउटपुट जब 30,000 रहेगा तो वाई का क्या रहेगा नेट प्रॉफिट, लॉस रहेगा 9,90,000 का, राइट। सो टोटल क्या आएगा, लॉस आएगा 5,40,000 का लॉस, ठीक है। नाउ एट वाइज मैक्सिमम नेट प्रॉफिट, जब y का मैक्सिमम नेट प्रॉफिट कौन से लेवल पे है, आपने देखा था जब लेवल ऑफ आउटपुट कितना हो 10,000 हो तब, ठीक है। तो कितना है नेट प्रॉफिट 3,97,500 और उस लेवल ऑफ आउटपुट पे मतलब 10,000 पे x का कितना है नेट प्रॉफिट, x का नेट प्रॉफिट है 0, राइट, नील। सो नेट प्रॉफिट ऑफ डिवीजन y 3,97,500 and net profit of division x 0, so profit कितना होगा 3,97,500, राइट। सो बेसिकली आपसे पूछा था कि जब x का नेट प्रॉफिट मैक्सिमम होगा जिस लेवल ऑफ आउटपुट पे तो टोटल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, और जब y का नेट प्रॉफिट मैक्सिमम होगा जिस लेवल ऑफ आउटपुट पे तो टोटल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, राइट। तो एक में तो जब x का नेट प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है तब लॉस आ रहा है और जब y का नेट प्रॉफिट मैक्सिमम है तब प्रॉफिट आ रहा है। अभी क्या आपको बताना है कौन से लेवल ऑफ आउटपुट में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होगा अगर प्रॉफिट सेंटर कंसेप्ट है ही नहीं वो कंपनी में, मतलब ये ट्रांसफर प्राइस वाला कंसेप्ट आएगा ही नहीं, सारी कॉस्ट लग जाएगी, कंपोनेंट कॉस्ट और दोनों डिवीजन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग जाएगी, राइट, लेकिन ये ट्रांसफर प्राइस वाला कंसेप्ट आएगा ही नहीं। नाउ थर्ड, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, नो प्रॉफिट सेंटर, कोई प्रॉफिट सेंटर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो लेवल ऑफ आउटपुट, फिर क्या आएगा सेल्स रेवेन्यू आएगा, उसके बाद क्या आएगा कॉस्ट ऑफ डिवीजन एक्स आएगा, कॉस्ट ऑफ डिवीजन वाई आएगा और प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो आ जाएगा। सो बेसिकली ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो प्रॉफिट या लॉस क्या आएगा, रेवेन्यू में से दोनों डिवीजन की कॉस्ट माइनस कर दो। इसमें कोई भी ट्रांसफर प्राइस का कंसेप्ट नहीं आएगा क्योंकि प्रॉफिट सेंटर बेसिस नहीं है, पूरी कंपनी एक ही है, कोई भी ऑटोनॉमी नहीं है डिवीजन को, राइट। तो लेवल ऑफ आउटपुट 5,000
10,000, 15,000, 20,000, 25,000। अब आप यहाँ पे देखिए सेल्स रेवेन्यू तो सेम रहेगा जो आपका डिवीजन वाई का सेल्स रेवेन्यू था, राइट आप ये वाला देखिए, डिवीजन वाई का जो सेल्स रेवेन्यू था वही कंपनी का सेल्स रेवेन्यू रहेगा, क्योंकि हर यूनिट कितने रुपए के लिए बिक रही है और कितने कंपोनेंट बिक रहे हैं, कितनी यूनिट बिक रही है, वो सेम रहेंगे। तो ये सेल्स रेवेन्यू जो डिवीजन वाई का था वो टोटल कंपनी का क्या हो जाएगा, सेल्स रेवेन्यू हो जाएगा, राइट, क्योंकि बिक तो एक ही चीज रही थी बाहर, यानी कंपनी के लिए भी सेल्स रेवेन्यू वही हो जाएगा 19,68,750। राइट, अभी कॉस्ट ऑफ डिवीजन एक्स, ये जो कॉस्ट है वो कौन सा रहेगा, ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये कंपोनेंट कॉस्ट रहेगा। क्वेश्चन में देखते हैं हम पहले कि डिवीजन एक्स को कौन कौन से कॉस्ट लगने वाले थे। डिवीजन एक्स को कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट ही लगने वाला था, राइट, बस ट्रांसफर प्राइस नहीं होगा, वो एक्स वाई को ट्रांसफर नहीं करेगा, पूरा बनने के बाद पूरी कॉस्ट आप कंपनी टोटल बेचेगी, जो वाई का रेवेन्यू होने वाला था वो कंपनी का रेवेन्यू है, और ये जो कंपोनेंट कॉस्ट है, सॉरी ये तो ट्रांसफर प्राइस है, ये जो कंपोनेंट कॉस्ट है वो रहेगी कॉस्ट ऑफ डिवीजन एक्स, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कौन सी मैं आपको बता रही हूँ, वो जो कंपोनेंट कॉस्ट है 5,000 तक के इतने रुपए, फिर हर 5,000 पे इतने रुपए और बढ़ेंगे, वो क्या होगी, डिवीजन एक्स की कॉस्ट, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो होगी डिवीजन वाई की कॉस्ट। ये कंपोनेंट कॉस्ट डिवीजन वाई में नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, वो ऑलरेडी डिवीजन एक्स में आ चुकी है, ये तो अलग अलग प्रॉफिट सेंटर थे, तो इसने उसको बेचा तो ट्रांसफर प्राइस इसके लिए रेवेन्यू हो गया, लेकिन उसके लिए वो कॉस्ट हो गया, लेकिन अभी इन दोनों का कॉस्ट प्लस करके रेवेन्यू, क्योंकि कोई प्रॉफिट सेंटर बेसिस नहीं है। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि हो क्या रहा था। सपोज ये 10 रुपए में कोई चीज बना रहा था, राइट, ये 10 रुपए में कोई चीज बना रहा था डिवीजन एक्स, और उसको 12 रुपए में बेच रहा था। ये डिवीजन वाई है, उसका ऑलरेडी 5 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रहा था, लेकिन उसका एक और कॉस्ट लग गया 12 रुपए, ये जो यहाँ से कंपोनेंट आया 12 रुपए में, ठीक है, तो 12 प्लस 15 ये 17 उसका टोटल कॉस्ट हो गया, और उसने सपोज 20 में बेच दिया, ये सेल प्राइस हुआ, ठीक है, ये 10 में इसने बनाया, इसका कॉस्ट ये हुआ, और 12 में इसने ट्रांसफर किया, तो इसका आपका जो प्रॉफिट है डिवीजन एक्स का ये 2 रुपए हुआ, ये 12 में उसको मिला, ये वाई की कॉस्ट हो गई, 5 और लगे, और उसने टोटल कॉस्ट 17 हो गई, और उसने 20 में बेचा, तो इसका क्या हो गया, 3 रुपए इसका प्रॉफिट हो गया, राइट। ये पहले कर रहे थे, अब क्या करेंगे कि ये और ये अलग नहीं है, डिवीजन वाई और एक्स अलग नहीं है, ये ट्रांसफर प्राइस का कंसेप्ट आएगा ही नहीं। 10 रुपए डिवीजन एक्स को लगे और 5 रुपए डिवीजन वाई को लगे, और 20 में बेच दिया, तो टोटल इनको प्रॉफिट हो गया मिला के 5 रुपए का। समझा आपको कि वो ट्रांसफर प्राइस का कंसेप्ट नहीं है, बाकी सब सेम है अगर प्रॉफिट सेंटर बेसिस नहीं है तो। कॉस्ट ऑफ डिवीजन एक्स क्या होगा, जो ऑलरेडी डिवीजन एक्स का कंपोनेंट कॉस्ट था 9 लाख, ये हमने निकाल चुका है पहले स्टेटमेंट में, तो मैं वहीं से इसको डायरेक्टली कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि इसको वापस निकालने का कोई भी सेंस नहीं है, राइट। अभी कॉस्ट ऑफ डिवीजन वाई, ये जो डिवीजन वाई का कॉस्ट है वो भी आपने निकाल चुका है, देखिए मैं आपको बता रही हूँ कहाँ निकाला है, आपको दिखा देती हूँ। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ डिवीजन वाई है, ये वाला, ये आपने निकाल चुके हैं। और एक्स का कहाँ निकाला था मैम, ये देखिए, ये वाला, ठीक है, तो उसको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। राइट, नाउ
ये भी हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं, डिवीजन y की कॉस्ट। राइट, अभी प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे देखिए, 19,68,750 माइनस 5,62,500 माइनस 14,06,250, राइट। बेसिकली सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिवीजन x माइनस कॉस्ट ऑफ डिवीजन y, राइट। So it's 19,68,750 minus 5,62,500 minus 14,06,250, which is equal to 0. The same way, this minus this minus this, 3,97,500, 5,06,250, 3,45,000, 5,56,250 and 5,40,000, राइट। बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमम क्या आ जाए, कहाँ आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट एट 15,000 लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज 5,06,250 रुपीज। कितना आएगा मैक्सिमम प्रॉफिट, 5,06,250, 15,000 लेवल ऑफ आउटपुट पे, राइट। जब हम x और y का अलग अलग ले रहे थे तो x का किस पे आ रहा था, 30,000 लेवल ऑफ आउटपुट, और टोटल कितना आ रहा था उनका, टोटल आ रहा था 3,97,500, राइट, जो कि है इसका टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट। जब हम y का ले रहे थे मैक्सिमम प्रॉफिट, सॉरी वेट अ मिनट, राइट, जब हम x का मैक्सिमम प्रॉफिट ले रहे थे तो वो किस पे आ रहा था, 30,000 लेवल ऑफ आउटपुट पे, राइट। इंडिविजुअल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाए थे तो x का मैक्सिमम कहाँ आ रहा था प्रॉफिट, 30,000 लेवल ऑफ आउटपुट पे। 30,000 लेवल ऑफ आउटपुट पे। और जब y का आपने बनाया प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट किस पे आया, 10,000 लेवल ऑफ आउटपुट पे। तो अभी हम देखते हैं कि जब हमने टोटल कंपनी का बनाया x प्लस वाई तो किस पे आया मैक्सिमम प्रॉफिट, 15,000 लेवल ऑफ आउटपुट पे। लेकिन 10,000 लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या टोटल प्रॉफिट वही है, यस ऑफ कोर्स वही होगा टोटल प्रॉफिट कंपनी का। 30,000 लेवल ऑफ प्रॉफिट पे क्या टोटल प्रॉफिट या लॉस वही है, यस वही होगा। लेकिन जब आप टोटल कंपनी का बनाते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट किस पे आता है, 30,000 पे, दैट 15,000 लेवल ऑफ आउटपुट पे, दैट इज 5,06,250 रुपीज, राइट। सो बेसिकली आपने देख लिया कि कैसे आप जब अलग अलग उसको प्रॉफिट सेंटर समझते हैं तो एक्स और वाई का अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे और एज अ कंपनी का होल बनाएंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, राइट। प्रॉफिट मैक्सिमम अलग अलग जगह आएगा, राइट। सो दिस वाज इट। बेसिकली जब आप कंपनी के बारे में सोचते हैं तो 15,000 पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा प्रॉफिट। अगर आप डिवीजन के बारे में अलग अलग नहीं सोचेंगे और कंपनी के बारे में सोचेंगे तो लेवल ऑफ आउटपुट 15,000 पे क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। जैसे 3,93,750, 15,000 पे 3,93,750, और जब यहाँ पे देखेंगे 15,000 पे तो क्या प्लस 1,12,500, राइट, मतलब 5,06,250। 15,000 पे प्रॉफिट मैक्सिमम है। आपसे पूछा भी यही था कि एट व्हाट लेवल प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम अगर कंपनी प्रॉफिट सेंटर बेसिस पे ऑर्गेनाइज नहीं है। आपने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ आ ही जाएगा। बाय बाय।